गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। कनाडा में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम में कथित खालिस्तान देश का दूतावास खोला गया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में खालिस्तान गणराज्य का दूतावास बनाया गया है। यह दूतावास सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के परिसर में बनाया गया है। इसके बोर्ड पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर लगी है। खालिस्तानियों का एक कदम भारत कनाडा संबंधों में एक बार फिर तनाव की वजह बन सकता है। दोनों देश हालिया हफ्तों में संबंधों में बेहतरी की कोशिश करते दिखे थे। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने यह खालिस्तानी दूतावास स्थापित किया है। बताया गया कि यह तथाकथित दूतावास कनाडा की स्थानीय सिख आबादी के लिए एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस इमारत का इस्तेमाल कट्टरपंथी तत्व स्थानीय लोगों में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहे हैं। इस इमारत की जानकारी सामने आने के बाद भारत अपने रुख पर ज़्यादा सतर्क हो सकता है, क्योंकि इससे कनाडा में खालिस्तानियों को कट्टरपंथियों को पोषण पर सवाल उठे हैं। CNN न्यूज़ 18 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस विवादास्पद दूतावास वाली इमारत का निर्माण ब्रिटिश कोलंबिया सरकार से मिले फंड से हुआ है। प्रांतीय सरकार ने हाल ही में इमारत में लिफ्ट लगाने के लिए भी $1,50,000 आवंटित किए। ऐसे में सरकारी फंड के इस तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की गतिविधियां नई नहीं हैं। हालिया वर्षों में खालिस्तानियों के लिए कनाडा एक पसंदीदा जगह बनकर उभरी है। कनाडा में लगातार भारत विरोधी रैलियां और आपत्तिजनक बयानबाजी होती रही है। भारत ने बार बार इस पर कनाडा के सामने अपनी चिंता रखी है, लेकिन इस दिशा में कोई खास काम नहीं हो सका है। दशकों से चल रहा है घटनाक्रम। कनाडा में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां 1980 के दशक के मध्य से शुरू हो गई थी। ये तब हुआ जब राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद PMVE ने कनाडा में CBKE के माध्यम से जड़ें जमाना शुरू किया। ये समूह भारत से पंजाब को अलग करने, खालिस्तान नाम का स्वतंत्र राज्य बनाने की बात करते हैं। इसके लिए हिंसा की वकालत करते हैं। खालिस्तानी तत्वों के चलते भारत और कनाडा के रिश्ते में भी दरार पड़ी है। बीते 2 साल से भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसकी जड़ में कनाडा में खालिस्तानियों को पनाह मिलना है, इस पर भारत का एतराज है। सरे में खुला खालिस्तानी दूतावास एक बार फिर से भारत कनाडा संबंधों में खटास की वजह बन सकता है। बात करें भारत और फिलीपींस की। भारत और फिलीपींस की नौसेना के दक्षिणी चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास से चीनी सेना बौखला गई है। लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वाली चीनी सेना कहाँ है कि फिलीपींस के इस कदम से ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर किया है। चीनी सेना PLA के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा है कि फिलीपींस संयुक्त गश्त के नाम पर एक बाहरी देश को दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप के लिए उकसा रहा है। चीनी सेना ने कहा कि वो पूरी तरह से सतर्क है, साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्रीय संप्रभुता, समुद्री अधिकारों तथा हितों की दृढ़ता से रक्षा कर रही है। उसने यह भी कहा कि दक्षिण चीन सागर में बाधा पैदा करने वाली हर तरह की सैनिक गतिविधियाँ और शोर मचाने का प्रयास पूरी तरह से कंट्रोल में है। चीनी सेना ने कहा कि वो हाई अलर्ट पर है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय संप्रभुता तथा समुद्री अधिकारों एवं हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेगी। भारतीय नौसेना पहली बार दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अभ्यास कर रही है। फिलीपींस की सेना के प्रमुख रोमियो ने कहा है कि यह नौसैनिक अभ्यास उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में हो रहा है। चीन इस पूरे अभ्यास पर नजर रखे हुए है। इससे पहले भी फिलीपींस की नौसेना की विदेशी सेनाओं के साथ अभ्यास पर भी चीन ने नजर रखी थी। भारत की ओर से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, टैंकर INS शक्ति, कोरवेती INS किल्टन इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के दौरे पर पहुंचे फिलीपींस के राष्ट्रपति। इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह राजकीय यात्रा भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती साझेदारी की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फिलीपींस के राष्ट्रपति सोमवार को भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मार्कोस ने कहा कि यह यात्रा उस गठबंधन और साझेदारी की दोबारा पुष्टि है जिसे हम मजबूत कर रहे हैं। पहले हमें एशिया प्रशांत क्षेत्र कहा जाता था, अब हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, जो राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रकृति के कारण उस समझ का सही विकास है। मार्कोस ने आगे कहा कि हम यहाँ भारत और फिलीपींस जो पहले से मौजूद हैं उससे और बेहतर बनाने के लिए और निश्चित रूप से उन अनेक अवसरों का लाभ उठाने के लिए आए हैं जो पिछले कुछ वर्षों में नई तकनीकों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं तथा हमारे आसपास की भू राजनीति में बदलती स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा कि उनकी यात्रा भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस का भारत की पहली राजकीय यात्रा पर गार्ड ऑफ ऑनर औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गर्मजोशी से स्वागत किया। आइए हम बात करें इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की सेना को पूरे गाजा पर पूरा कब्जा करने का आदेश दे दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री का यह आदेश उस वक्त आया है जब हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठनों ने इजरायली बंधकों को लेकर नए वीडियो जारी किए थे। वीडियो में एक इजरायली बंधक को अपना ही कब्र खोदते हुए और दूसरे बंधक को पानी के लिए तड़पते देखा गया था।
वीडियो जारी होने के बाद बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद उन्होंने पूरे गाज़ा पर कब्जा करने का आदेश जारी किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये फैसला इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि इजरायली सेना का पहले से ही करीब 75% गाजा पर कंट्रोल है। अब 100% क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल जहां खुफिया जानकारी के मुताबिक बंधकों को रखा गया है। जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजरायली डिफेंस फोर्स IDF चीफ ऑफ स्टाफ को सीधे तौर पर कहा है कि वे या तो नए आदेश का पालन करें या इस्तीफा दे दें। नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे की असली वजह 2 दिन पहले जारी किए गए बंधकों के वीडियो हैं। हमास और इस्लामी जिहाद ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो में 2 इजरायली बंधक रोम ब्रासलावस्की और एवत्यार डेविड को बेहद दयनीय स्थिति में देखा गया है। ब्रासलावस्की ने वीडियो में कहा कि भूख और प्यास की वजह से अब वो चल नहीं पा रहा है, जबकि डेविड को खुद अपनी कब्र खोदते हुए दिखाया गया है। डेविड कह रहा है कि उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया गया है। नेतन्याहू ने रविवार को टेलीविजन संबोधन में कहा कि जब मैं ये वीडियो देखता हूँ तो मुझे ठीक ठीक समझ आता है कि हमास क्या चाहता है। ये कोई समझौता नहीं चाहते, वे इन भयावह वीडियो का इस्तेमाल करके हमको तोड़ना चाहते हैं। इस बीच इजरायली आर्मी लीडर ने सोमवार को बताया कि सैन्य प्रमुख इयाल जमीर राजनीतिक नेतृत्व की रणनीतिक स्पष्टता की कमी से निराश हैं। उन्हें हमास के आतंकवादियों के साथ युद्ध में घसीटे जाने की चिंता है। दूसरी तरफ वीडियो जारी होने के बाद इसराइल में एक बार फिर से बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। शनिवार रात हजारों इजरायली सड़कों पर उतर आए थे और तत्कालीन विराम समझौते की मांग कर रहे थे। यह भीड़ हाल के महीनों में हुई साप्ताहिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाली सबसे बड़ी भीड़ में से एक थी। वहीं नेतन्याहू ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने संगठन से बंधकों तक भोजन और दवाइयां पहुंचाने का आग्रह किया है, लेकिन हमास ने किसी भी संगठन को बंधकों तक पहुंचने से रोक रखा है। इस भी पट्टी में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मई महीने से अभी तक कम से कम 14 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये वे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से खाने का सामान लाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग इसराइल के समर्थन से काम कर रहे एक अमेरिकी खाने के ठेकेदार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इजरायली सेना सीधे नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करती है, दावा करती है कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई थी। लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि गाजा में 20 लाख से ज़्यादा लोग भुखमरी, जल संकट, दवा की कमी, बमबारी से लगातार मर रहे हैं। मार्च से मई के बीच इसराइल ने गाजा में पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। न खाना, न पानी, न दवा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ये नीति कुछ हद तक बदली है, लेकिन राहत अब भी ऊँट के मुंह में जीरे के जैसी ही है। आइए हम बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को प्रकृति ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जब थराली गांव समेत 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। इस आपदा में न केवल जानमाल का भारी नुकसान हुआ है, बल्कि भारतीय सेना के शिविर को भी नुकसान पहुंचा है। दर्जनों लोग लापता हैं और अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपदा के बाद गंगोत्री धाम का सड़क संपर्क टूट गया है, जबकि राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, NDRF और अन्य एजेंसियों की टीमें युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की विशेष समिति गठित कर आपदा प्रबंधन को मजबूत किया है। थराली समेत इन 3 जगहों पर फटा बादल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को प्राकृतिक आपदा ने विकराल रूप ले लिया, जब अलग अलग 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई। इन हादसों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पहली घटना दोपहर लगभग 1 बजे हरसिल के पास थी थराली गांव में हुई, जहां बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और क्षेत्र में भारी तबाही मच गई। दूसरी घटना दोपहर 3 बजे हरसिल और गंगनानी के बीच सुक्की टॉप के पास हुई, जिसमें क्षेत्र में भारी जल प्रवाह और मलबा बहने की स्थिति बन गई। तीसरी घटना उस दिन अपराह्न करीब 3:30 बजे हरसिल के पास भारतीय सेना के कैंप क्षेत्र में हुई, जिससे सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना में निचले हरसिल क्षेत्र में एक विशेष शिविर में से 8-10 भारतीय सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में अपने ही लोगों के लापता होने के बावजूद भारतीय सेना के जवान राहत कार्यों में लगे हुए हैं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम थराली क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की एक विशेष समन्वय समिति गठित की है। सरकार द्वारा तत्कालिक प्रभाव से जारी आदेश के तहत IAS अभिषेक रुहेला, IAS मेहरबान सिंह बिष्ट, IAS गौरव कुमार को जनपद उत्तरकाशी में तैनात किया गया है। ये तीनों अधिकारी आयुक्त गढ़वाल मंडल के नियंत्रण एवं दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेंगे। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी और प्रभावशीलता के साथ अंजाम देंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.